Good morning, dear students. I hope you will be fit and fine in your home. Today we will start our science class and our topic is natural resource. What are natural resources? First we know about the natural resources. तो natural resources क्या होते हैं? Anything which is directly or indirectly beneficial for human being is called resource. Means ऐसी चीजें जो हम अपने चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हम उस अपने बेनिफिट के लिए जिनका हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स. एंड द रिसोर्स विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचर रिसोर्स. और वो सारी चीजें जो हम नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, या नेचर हमें वो चीजें दे रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचर रिसोर्स. ओके, तो अब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं. मींस ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूसेज. मींस इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है और इनका क्या यूज है, उसके हिसाब से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है रियल नेचुरल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज पॉसिबल नेचुरल रिसोर्स. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. मीन्स कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, उसके बेसिस पे हम दो में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज बायोटिक नेचुरल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक रिसोर्सेस. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेसिस पे हम दो में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज लोकल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, तो रीन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग दो में करते हैं. फर्स्ट इज रीन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रीन्यूएबल. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंट बेसिस के हिसाब से. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूसेज में फर्स्ट हमारा था रियल रिसोर्स. द रिसोर्स हुज स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटीज आर नोन and are being used by us are called real resource. means जिनका स्ट्रक्चर और जिनकी क्वांटिटीज मीन्स कितना ये अवेलेबल है वो अगर हमें पता होता तो वो रिसोर्स किस कैटेगरी में आते हैं? रियल रिसोर्स. फॉर एग्जांपल है क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे अगर कोई रिसोर्स प्रेजेंट है तो उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो उन रिसोर्सेज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? रियल रिसोर्स की कैटेगरी में. Next one is possible resource. The resources whose quantities are not known to us. Presently we are not using them, but we can use them in future. Means जिनकी quantity at present हमें पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन हम उनका फ्यूचर में यूज करने वाले हैं. वो रिसोर्सेज हमारे कौन से कहलाते हैं? पॉसिबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो विंड मिल. मीन्स पहले के टाइम पे उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन हमें पता था कि ये एक रिसोर्स है जिससे हम विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे कौन से कहलाते हैं? पॉसिबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट जो हमने डिवाइड किया था वो किसके बेसिस पे किया था? ओरिजिन के बेसिस पे. तो इसमें पहला है हमारा दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज. Alive or living things are known as biological resources such as animal, plants and humans etc. Biotic, as you all know, biotic का मीनिंग क्या होता है? जो लिविंग है. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग है उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में. और इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एबायोटिक रिसोर्सेज. थिंग्स विच आर नॉन लिविंग such as air, soil, water are categorized under abiotic resources. जो नॉन लिविंग है उनको हम किस में रखते हैं? abiotic resources के अंदर. और इनमें आते हैं हमारे एयर, सॉइल, वाटर, लाइट एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो हमारा बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम किस में क्लासिफाई करते हैं? पहला है लोकल रिसोर्सेज. resources which are found in a local place or a specific area or which are unevenly distributed are called local resources. means ऐसे resources जो किसी specific area के अंदर ही हमें
मिलते हैं, है ना, उन्हें हम किस में रखते हैं, लोकल रिसोर्सेस के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड्स। अब ये जो गोल्ड है, डायमंड्स है, सिल्वर्स है ना, तो ये जो मेटल है ये हर जगह हमें नहीं मिलते हैं। इनका एक पर्टिकुलर एरिया है कि इस जगह हमको गोल्ड मिलेगा, इस जगह हमें सिल्वर, तो उन रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, लोकल रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमें चारों तरफ मिलते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर है, सॉइल है, ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये रिसोर्सेज पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर नहीं है कि इसी जगह आपको सॉइल मिलेगी या इसी जगह आपको एयर मिलेगी या वाटर, ठीक है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे यूनिवर्सल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, इसमें है रीन्यूएबल फर्स्ट, resources which can be used repeatedly because it is replaced naturally। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस, मींस जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज जिनका हो सकता है, वो रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। या फिर हम ऐसे रिसोर्स जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वाटर, सोलर एनर्जी, एयर, सॉइल। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, which cannot be readily replaced by natural means on a level equal to its consumptions। means एक बार यूज होने के बाद में जिन रिसोर्सेज का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम। मींस इनका एक बार, जैसे कोल है, तो जब कोल का बर्न हो जाता है, जब कोल बर्न हो जाता है उसके बाद में हम उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, मींस दोबारा हम उसको कोल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इनका यूज होने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, और फिर हम इसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये तो थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स, मींस उनके अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासिफाई किया था। अब हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें सबसे पहले आता है हमारा एयर। लेट वी स्टार्ट। एयर, तो सबसे पहले एयर होती क्या है, ठीक है, एयर आप बोल सकते हैं या फिर इसको आप एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बायोस्फीयर है, मींस जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर उसको हमने डिवाइड कर रखा है, या उसमें डिफरेंट लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के नीचे आती है लिथोस्फीयर एंड उसके नीचे आती है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, वाटर से रिलेटेड, मीन्स जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर में लैंड से रिलेटेड, मीन्स जितना भी लैंड एरिया है वो किस में आता है, लिथोस्फीयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर के अंदर आता है जितनी भी डिफरेंट गैसेस हैं वो क्या कंप्राइज करती है, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम एयर भी बोलते हैं। तो जो हमारी एयर है ये क्या है, एक्चुअल में है क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो आपने देखा होगा जो एयर है, ये एयर जो है ये किसका मिक्सचर है, इस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो ब्रॉडली हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं गैसेस के अंदर, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है इन गैसेस का, वो सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। मींस अप्रोक्सीमेट 78% जो है हमारी एयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। उसके बाद में आती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये कंप्राइज करती है ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ओनली 1 और 2% जो है वो अदर गैसेस और वाटर वेपर्स जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो ऑक्सीजन जो है ये आपको पता है कि जब भी हम रेस्पायर करते हैं तो
हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? हम इनहेल जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे रेस्पिरेशन के अंदर और कंबशन के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कंबशन मीन्स किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फॉर बर्निंग एनी थिंग्स इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो रेस्पिरेशन और कंबशन दोनों के लिए ही किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ ऑक्सीजन। और जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है? इसके कंपोनेंट के कारण। मींस इतनी टाइप की जो गैसेस इस अर्थ पे प्रेजेंट है, मींस अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्योंकि इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, इसके कारण ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर आप ये देखो कि जो हमारा मून है, ठीक है ना, वहां पे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, मींस एटमॉस्फेयर हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एयर तो है, बट एयर के अंदर बहुत सारी जो गैसेस का कंपोजिशन जो प्रेजेंट है, जितना अर्थ के एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है उतना मून के एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जो लाइफ है वो हमारी कहाँ पे? अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो इसका मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? विंड। मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। अब जब भी एयर मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड कहते हैं। और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि विंड अगर स्लोली मूव करती है, मीन्स बहुत जेंटली अगर मूवमेंट होता है विंड का, तो उसको हम ब्रीज कहते हैं। और अगर उसका रफ मूवमेंट होता है, बहुत हार्श मूवमेंट होता है, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे मंद हवाएं जब चलती है तो वो ब्रीज कहलाती है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, फील भी हमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो आंधी तूफान, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। जब हैवी विंड्स ब्लो करती हैं तो वो स्टॉर्म कहलाती हैं। ओके, अब ये जो विंड होती है ये एक्चुअल में ब्लो करती क्यों है ना? इसका क्या रीजन है कि विंड मीन्स हवा जो है उसका मूवमेंट क्यों होता है? तो इसको हम स्टडी करते हैं इन द कोस्टल रीजन के अकॉर्डिंग। हम इसको स्टडी करते हैं कोस्टल रीजन का। अगर हम देखते हैं, मीन्स ऐसे एरिया जो किसी कोस्ट पे या किसी वाटर बॉडीज के सराउंडिंग कोई एरियाज है, उसके रेस्पेक्ट में हम विंड के मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि विंड का मूवमेंट जो कोस्टल रीजन्स पे होता है वो कैसे होता है। ओके, तो ये ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर क्या होता है? ये अपना आता है वाटर बॉडीज, और ये है अपना लैंड। ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पे लैंड। तो जो हमारे वाटर है और जो सॉइल है, लैंड कह लो या आप इसको सॉइल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सॉइल और वाटर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉइल जो होता है ये हीट भी जल्दी होता है और कूल भी जल्दी होता है। जैसे आप घर के अंदर भी अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट अगर इसको करना चाहो तो आप 2 बीकर लेना, और दोनों बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर तो आप सॉइल को प्लेस करना और एक बीकर के अंदर आप वाटर को प्लेस करना। ठीक है, 2 बीकर लेके और दोनों का जो लेवल है वो सेम रखना। मींस जितना आपने सॉइल लिया है उतना ही आप वाटर लेना। ठीक है, और जैसे ही दिन के टाइम पे जब सन की जो रेडिएशंस, हाई रेडिएशंस रहती हैं, मींस बहुत तेज जब धूप रहती है, उस टाइम पे आप उन कंटेनर को या बीकर जिसमें भी आपने उनको फिल किया है उसको आप प्लेस करना। ठीक है, आप 1 घंटे या 2 घंटे बाद में आप दोनों बीकर को आप लेके आना और आप मेजर करना थर्मामीटर डाल के कि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है या सॉइल का। तो आप क्या देखोगे कि जो सॉइल है उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा। मींस सॉइल ने हीट जो लिया है, मींस सॉइल जो है वो गर्म जो हुई है वो ज्यादा तेज हुई है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो आएगा सॉइल का वो ज्यादा आएगा। उसी तरीके से जब आप उसको कूल डाउन करोगे, मींस आप उसको शेडी एरिया के अंदर आप उसको रख देना और उसको कूल होने के लिए छोड़ देना। फिर आप उसको टेम्परेचर आप उसका नोट डाउन जब करोगे तो जो सॉइल है
वो ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। तो यही एक कंसेप्ट है जो क्या बनाती है, विंड के मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है लैंड अपना, यहाँ पे है वाटर, ओके। अब क्या होता है दिन के टाइम पे, जब सन की रेज जो होती हैं जब इस सॉइल पे पड़ती हैं, ठीक है, मींस वाटर पे भी है और सॉइल पे भी ये रेज पड़ रही हैं, ओके। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सॉइल जो है वो हीट अप जल्दी होती है, मींस जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब गर्म हवा होती है वो हमेशा कहाँ पे ऊपर की तरफ राइज करती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हॉट एयर होती है वो ऑलवेज, तो ये जो एयर जो हॉट हो गई है, गर्म हो गई है, ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो स्पेस है इधर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है और इधर जो है, इधर एटमॉस्फेयर है, इधर एयर प्रेजेंट है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हमेशा प्रेशर का मूवमेंट कैसा होता है, फ्रॉम हाई टू लो। तो इधर की जो एयर है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, मींस इस वेकेंट स्पेस को क्या करेगी, वो फिल करेगी, ठीक है। तो इस एयर का मूवमेंट कैसा हुआ, फ्रॉम वाटर टू लैंड, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि कोस्टल रीजन पे ड्यूरिंग डे टाइम मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम वाटर टू लैंड, ठीक है ना, मींस वाटर से लैंड की तरफ ये मूवमेंट होता है। सेम यही चीज होती है नाइट के टाइम पे। नाइट में क्या होता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो सॉइल है ये गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है। तो नाइट का टाइम जब होता है उसमें सॉइल जो होती है ये कूलर होती है एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो सॉइल जो है ये ज्यादा कूल होगी और वाटर जो होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा हॉट होगा, ठीक है। तो अब जो इसके ऊपर की तरफ जो है वो क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या है, गर्म है, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। फिर इधर स्पेस, जो एटमॉस्फेयर का जो स्पेस खाली बचा है वो कौन फिल करेगा, जो लैंड पे एयर प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके मूव करेगी, ठीक है ना। तो नाइट के टाइम पे जो मूवमेंट होता है एयर का वो कहाँ से होता है, दैट इज फ्रॉम लैंड टू वाटर, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोस्टल रीजन पे जाते हैं, चाहे वहां पे गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो, कैसा भी हो, वहां पे विंड जो है हमेशा ब्लो करती रहती है। तो वो यही एक रीजन है, इसके कारण वहां पे विंड जो है वो हमेशा ब्लो करती रहती है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है एयर, रेन, ठीक है। तो एयर जो है ये एक फैक्टर है जो क्या कॉज करता है, रेन को कॉज करता है, ठीक है। कैसे, अब देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर अभी हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप के गैसेस प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स भी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, ये वाटर वेपर एक्चुअल में इस एटमॉस्फेयर के अंदर आया कैसे, ठीक है ना। तो ये वाटर वेपर कैसे आता है, पहला तो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, मीन्स जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो रिवर्स है, ओशंस है, सीज है, जब भी वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, मीन्स जब सनरेज ज्यादा तेज होती हैं तो जो वाटर होता है वाटर बॉडीज के अंदर वो हीटअप हो जाता है और वो भाप बन के कहाँ पे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप पानी घर के अंदर भी जब आप पानी को बॉईल करते हो, वाटर को जब आप बॉईल करते हो, तो अगर आप एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, मीन्स आपने गैस जो है वो हाई फ्लेम पे रख रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो वाटर की क्वांटिटी है, मीन्स जितना आपने वाटर लिया है और हाई क्वांटिटी है और थोड़ी टाइम में आप हाई फ्लेम्स पे है, तो थोड़ी टाइम में आपका देखोगे कि वाटर का लेवल जो होता है ना वो कम हो जाता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि वाटर हीटअप होके किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वाटर वेपर्स के अंदर, और वो वाटर वेपर्स कहाँ चले गए हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं जब एक्सेसिव हीट होती है तो उस टाइम पे वो वाटर बॉडीज के अंदर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स के अंदर, और वो वेपर्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। दूसरा है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो हमारे लीव्स हैं उनके ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ओके।
तो वो स्टोमेटा के थ्रू जब भी प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो उनके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। वो भी किस फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में कहाँ चले जाती है, हमारे क्लाउड्स के अंदर, या हम ये कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो चली जाती हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। अब जैसे वैसे मेजर फैक्टर तो वाटर वेपर का ये है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, लेकिन कुछ माइनर अमाउंट में ये भी एक एडिशन करते हैं वाटर वेपर का। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट मीन्स जैसे आप खेलते हो, भागते हो, ठीक है, तो आपके क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक है, तो वो स्वेट भी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और वो भी कुछ अमाउंट जो है वो ऐड करता है इन वाटर वेपर्स के अंदर। ओके, अब रेन जो होती है वो कैसे बनती है, ठीक है, तो रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ये वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, यहां से अभी हमने पढ़ा इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर, ठीक है, ये वेपर्स जो है ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती हैं, सराउंड कर लेती हैं, ठीक है ना, मीन्स उसके आसपास एक कवरिंग फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ओके, अब ये अभी तो छोटी होती है, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा जब इवेपोरेशन होता है तो ये जो वाटर वेपर्स होती है ये आपस में क्या एक बंच फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है ना, मीन्स एक ग्रुप बना लेती हैं ये आपस में, ठीक है, और एक बड़ा सा क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, मीन्स इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, ये हैवी हो जाते हैं, तो हैवी होने के कारण क्या है, ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना, मीन्स ऊपर की तरफ ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं, और जब स्टेबल नहीं होते हैं तो क्योंकि अमाउंट क्या हो गया, वाटर का इंक्रीज हो गया, अब ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगी, अब कहीं ना कहीं तो उसको वो वाटर को रिलीज करना है ना, तो फिर वो क्लाउड्स जो होते हैं उस वाटर को किसके फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में उसको रिलीज कर देती है, ठीक है। अब आपने कहीं कहीं पे सुना होगा कि जो हिल स्टेशंस होते हैं या काफी जो कूलर रीजन्स हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे क्या कहते हैं माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, वहां पे क्या होता है, रेनफॉल की जगह क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो वो स्नोफॉल एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब क्लाउड्स जो है वो रिलीज करती है, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से वो वाटर जो है मॉलिक्यूल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है वो, और वो किस में, जब वो फ्रीज होगा तो ऑब्वियसली वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर, यानी कि स्नो के अंदर, और क्योंकि टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो वो स्नो जो है आते आते हमारे फॉल होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रेनफॉल कॉज होती है, क्यों, क्योंकि हमारे जो विंड, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और उसी के कारण रेनफॉल का फॉल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। अब ये तो अभी हमने बात करी थी हमारे एटमॉस्फेयर की, अब हम इसके पॉल्यूशन की बात करते हैं। मीन्स पॉल्यूशन क्या होता है, एनी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस इन एयर कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। मीन्स एयर के अंदर अगर कोई क्वांटिटी, मीन्स अभी हमने कंपोजिशन इसका देखा था डिफरेंट टाइप की गैसेस का, तो जब उसकी क्वांटिटी के अंदर, उसकी परसेंटेज के अंदर कोई सा भी चेंज होता है, या उसकी क्वालिटी के अंदर, मीन्स जो गैसेस होते हैं उनकी क्वालिटी के अंदर जब चेंज होता है तो क्या कॉज होता है, हमारा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। ओके, अब इसके और क्या क्या रीजंस हैं और क्या इसके इफेक्ट हैं। तो पहला है एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। आपने देखा होगा व्हीकल से जो स्मोक रिलीज्ड होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो वो क्या कॉज करती है, हार्ट डिजीजेस। मीन्स इस टाइप की एयर को जब भी हम इनहेल करते हैं तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं किस डिजीज के, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसका क्या फंक्शनिंग होती है, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन करना, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के स्मोक जो है हमने जो इनहेल करा है, तो ये जितने भी हमारा पॉल्यूटेंट है वो हमारे अंदर बाय
एयर के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन जो है हमारा जब हम इनहेल करते हैं तो उसके साथ में ये एंटर हो जाते हैं और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी जो बर्निंग होती है तो उसके कारण भी, क्योंकि हाई अमाउंट में ऐसे हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड डर्ट। जितनी भी धूल मिट्टी ये है, इससे भी क्योंकि जहाँ पे ये सब चीजें होती है वहां पे हम इजीली रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। पॉल्यूशन फ्रॉम नेचुरल इवेंट्स एज वॉल्केनोज। जो वॉल्केनो वगैरह जो इरप्शंस होते हैं उसके कारण भी क्या होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जिनको हम इनहेल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होती है और उसके कारण हमें ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से, लिवर से रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं या ये सब डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मीन्स हम किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो पहला तो है हमारा सस्टेनेबल मोबिलिटी। मीन्स हम ऐसा जो हमारे व्हीकल्स हैं, है ना, उनका हम कम से कम यूज करें जिनके अंदर हमारे जो पेट्रोल वगैरह यूज होते हैं, ऐसे व्हीकल हम ना यूज करके हम क्या यूज करें, साइकिल वगैरह यूज करें। तो इससे दो बेनिफिट है, एक तो ये है कि एयर पॉल्यूशन ही होगा, दूसरा हमारी बॉडी भी कैसे रहेगी, फिट रहेगी। सेकेंड है प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा ट्री को ग्रो करना। क्यों? क्योंकि ट्री क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल रहता है, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड वॉर शुड बी स्टॉप्ड। मीन्स जितने भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो होते हैं जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे क्या होता है, हाई न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है वो रिलीज होती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं और एयर के कंपोजिशन को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज एन अल्टरनेटिव। मीन्स हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि वो क्या होंगे, रिसाइकिल होंगे, उनका उससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस और इक्विपमेंट अल्ट्रेशंस। मीन्स हमारे जितने भी अगर हम हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो उसके अंदर भी हमें ऐसे इक्विपमेंट यूज करना चाहिए जो पॉल्यूशन को एडप्ट ना करें। मीन्स जैसे पहले के टाइम पे स्टोव्स वगैरह यूज होते थे, तो उससे क्या होते थे, काफी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो है वो एयर के अंदर मिक्सअप होते थे, तो उसकी जगह हम अब यूज करने लगे हैं। वैसे मोस्टली सब जगह गैसेस का यूज होने लगा है, ठीक है, गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक अल्टरनेटिव है जिनसे कि एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Later we will discuss